फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ये है हमारा यूनिट नंबर 22। बेसिकली एवीएम का यूनिट 22 है। और आज हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों, ये दो पार्ट में आएंगी। पहला पार्ट आज हम लोग देखेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट कल हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे समझते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला चीज़ ये समझना है दोस्तों कि बिहेवियर क्या होता है। तो बिहेवियर किस किस की चीज़ पे निर्भर करता है दोस्तों। वो डिपेंड करता है पर्सन पे और उसके आसपास जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके वातावरण में जो लोग हैं उस पर निर्भर करता है दोस्तों। तो इसी कारण से हम लोग मान सकते हैं कि अलग अलग लोग, डिफरेंट लोग जो है अलग अलग बिहेव करेंगे सिमिलर और सेम इन्वायरमेंट में। मतलब कि सभी के पास यदि सेम वातावरण है लेकिन फिर भी लोगों का बिहेवियर क्या होगा, अलग अलग होगा। ये तो होता ही है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें क्या क्या आता है आपका, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। दूसरा है हमारा पर्सनल फैक्टर। इसमें क्या आता है, फिजिकल फैसिलिटीज, स्ट्रक्चर, लीडरशिप, कंपेंसेशन एंड रिवार्ड सिस्टम। और तीसरा है दोस्तों हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो ये पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यू, लर्निंग। साइकोलॉजिकल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, माइंड से रिलेटेड। तो वो इसमें ये सब चीज़ आपको देखिए, ये कंपोनेंट्स पता होनी चाहिए, इनके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं दोस्तों। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हों, ये सभी के सभी फैक्टर्स बिहेवियर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब जरा पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। पहले हम लोगों ने बिहेवियर के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग जरा पर्सनैलिटी क्यों देखते हैं। बेसिकली पर्सनैलिटी क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसी दैट डिटरमाइन दोज कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंसेस इन द साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ पीपल। तो क्या कहा गया है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ गुण है और कुछ टेंडेंसी है जो कि लोगों के साइकोलॉजिकल बिहेवियर में क्या कॉमन है और क्या अलग अलग, क्या डिफरेंस है, वो बताता है हमें। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन, इंडिविजुअल जो है वो ग्रेजुअली चेंज होते हैं, धीरे धीरे चेंज होते हैं। किस चीज़ को चेंज करते हैं, अपने थॉट को, अपने वैल्यू को। ठीक है दोस्तों। तो उनका जो एक्शन है, उनका जो थॉट है और उनका जो वैल्यू है वो लगभग स्टेबल रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो तुरंत से तुरंत चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं कि चेंज तुरंत आ जाएगा, ग्रेजुअल चेंज होता है दोस्तों। यही कहने का मतलब हुआ, इंडिविजुअल चेंज ग्रेजुअली। ठीक है दोस्तों। वो जो उनका जो थॉट, वैल्यू, एक्शन जो है वो स्टेबल रहता है, वो सडन चेंज नहीं होता है। बाय अंडरस्टैंडिंग सर्टेन डायमेंशन द मैनेजर कैन पर। तो मैनेजर जो हैं उनको, वो अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को पता लगा सकते हैं यदि उन्हें कुछ डायमेंशंस पता हो तो। आइए देखते हैं पर्सनैलिटी के कितने टाइप्स हैं। तो दो तरह के पर्सनैलिटी होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए क्या होते हैं, एज पर फ्रीडमैन मेयर, ये सब रिसर्चर है दोस्तों, रिसर्चर के नाम है। उन्होंने क्या कहा कि वैसे पर्सन जो टाइप ए कैटेगरी में आते हैं वो रेस्टलेस होते हैं, वो इम्पेशेंट होते हैं, उनके अंदर एक डिज़ायर होती है क्विक अचीवमेंट की, तुरंत से तुरंत उपलब्धि पाने की दोस्तों। और वो परफेक्शनलिज्म होते हैं और मल्टीटास्किंग होते हैं दोस्तों। सभी पे केस स्टडी बनता है, सभी पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो है गुण हैं, या आप जो भी कह लीजिए फीचर्स हैं हमारे टाइप ए टाइप पर्सन के। ठीक है। क्या क्या मैं बताया, वो रेस्टलेस होंगे, वो इम्पेशेंट होंगे, वो क्विक अचीवमेंट की उनके अंदर डिज़ायर होगी, मल्टीटास्किंग होंगे। जहाँ तक बात है टाइप बी टाइप पर्सनैलिटी की, तो वो इजी गोइंग होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो टाइम प्रेशर को फील नहीं करते हैं दोस्तों, वो लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं, ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में नहीं जाते हैं, और दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा फिलोसफिकल इन नेचर होते हैं दोस्तों। ये टाइप बी टाइप पर्सनैलिटी है। तो बैंक के बारे में, मैं बैंक के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, बैंक के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ दोस्तों। तो जो मैनेजर टाइप ए पर्सनैलिटी के होंगे उनका कैबिन जो होगा वो मेसी होगा पूरा। ठीक है। इधर 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 सामान बिखरा हुआ, उधर सामान बिखरा हुआ, ऐसे रहेगा। टेबल, उनका टेबल पेपर से फुल रहेगा। और जो मैनेजर टाइप बी के होंगे वो सिस्टमेटिक होंगे, उनके पास फुल कंट्रोल होगा, और वो जो है इंपॉर्टेंट चीज़ को प्लान करेंगे और जो अर्जेंट चीज़ है उसे पहले करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आप उनके बिहेवियर को देख के आप उनका किस कैटेगरी में आते हैं ये पता लगा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, टाइप ए और टाइप बी के बीच में उम्मीद है डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों इस पे आपको केस स्टडी भी पूछा जाएगा टाइप ए और टाइप बी में। तो बेसिकली आपको ये सब जो की वर्ड्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के स्टेजेस। तो कुल मिलाकर 8 स्टेजेस हैं। पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसे कहते हैं इन्फेंट। उसके बाद है दोस्तों हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इसे कहते हैं टॉडलर। तीसरा है हमारा इनएक्टिव वर्सेस गिल्ट, ये है प्री स्कॉलर। उसके बाद है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, इसे कहते हैं ग्रेड स्कॉलर। पांचवा है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये है टीनेजर। छठा है हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये है यंग एडल्ट। सेवन्थ है हमारा ग्रोथ वर्सेस स्टैग्नेशन, ये है मिडिल एज एडल्ट। और आठवां है हमारा इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर, ये है ओल्डर एडल्ट। तो ये 8 स्टेजेस हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के, यानी कि हमारा जो साइकोलॉजी है वो कैसे डेवलप होता है उसके स्टेजेस हैं। तो दोस्तों आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। ये जो 8 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टेजेस हैं ये किनके द्वारा दिया गया था? तो ये E.H. एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। आइए हम लोग पॉइंट वाइज जो जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बारे में। देखिए हम लोग जो है दूसरे पे डिपेंड करते हैं गाइडेंस के लिए, और इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, इस प्रोसेस में हम लोग एक ट्रस्ट का फीलिंग डेवलप कर लेते हैं या डिस्ट्रस्ट का फीलिंग, मिसट्रस्ट का फीलिंग डेवलप कर लेते हैं टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे टाइम बीता जाता है तो हमारे पास एक विश्वास हो जाता है कि नहीं ये जो संस्था है ये तो मेरे लिए ये ट्रस्टेबल है, इसे मैं विश्वास कर सकता हूँ। यही करना चाह रहा है ये ट्रस्ट, या तो ट्रस्ट का होगा या मिसट्रस्ट का होगा, दो ही चीज तो हो सकता है। चलिए दूसरा चीज है हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तो जैसे इसमें क्या कहना है, ऑटोनॉमी जैसे आप समझते ही होंगे कि इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस। यदि हम लोग इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पा रहे हैं दोस्तों तो हमें अच्छा लगता है, वी फील हैप्पी। और जब हम फेल कर जाते हैं तो हमको कैसा लगता है दोस्तों, हम लोग असेम्ड फील करते हैं। तो वही करना चाह रहे हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तीसरा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें क्या कहता है कि बाय यूजिंग आवर टैलेंट, हम लोग अपने टैलेंट का यूज करके अपने जॉब में सेटल होते हैं। लेकिन जब चीज़ें जो है गलत डायरेक्शन में होने लगती हैं, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, तो हमें गिल्ट फीलिंग आती है दोस्तों। तो यही कर रहा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। चौथा है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। इसमें क्या कहा गया है कि हम लोग किसी गोल को परस्यू करते हैं, ठीक है। यदि उस गोल को पाने में हम लोग यदि सफलता हासिल करते हैं, यदि सक्सेसफुल हो जाते हैं दोस्तों, तो हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है। लेकिन यदि हम लोग सफल नहीं होते हैं तो एक इन्फेरिटी की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। तो वही कहा जा रहा है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। पांचवा है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन। इसका क्या मतलब हुआ, वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रूव आवर सेल्फ एज परफॉर्मर। हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम अपने आप को परफॉर्मर के रूप में प्रूव करें। लेकिन यदि हम फेल कर गए तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो डिफ्यूज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यही है सोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन। छठा है दोस्तों हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। किसी भी संस्था में लोग जो है आपस में क्लोज कांटेक्ट डेवलप करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, डेवलप करते ही हैं, ठीक है। और यदि नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लोग आइसोलेटेड हो जाएंगे। सो ये तो बेसिक सी बात है। सातवां है ग्रोथ वर्सेस स्टैग्नेशन। अब देखिए आप यदि कैरियर के मिड में हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉय का क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि वो दूसरे को गाइड करें। यदि गाइड नहीं करेंगे तो एक फीलिंग आने लगता है स्टैग्नेशन का कि हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। तो यही है हमारा ग्रोथ वर्सेस स्टैग्नेशन। और आठवां स्टेज है दोस्तों इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो रिटायरमेंट के टाइम की बात है, अराउंड द पीरियड ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के टाइम हम कैसा एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। मतलब हाँ कि हम भी कुछ अपना वर्दनेस फील करते हैं दोस्तों। वी एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। क्यों? क्योंकि हमने अपनी उपलब्धि के बेसिस पे हमने क्या क्या अकम्पलिशमेंट किया, उसके बेसिस पे हम लोग सेल्फ वर्थ सेंस करते हैं, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या हो सकता है कि वो जो है एक सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस फील करे। तो वही चीज़ है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो दोस्तों ये थे 8 स्टेजेस हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। अब हम लोग पर्सनैलिटी के टाइप को देखते हैं। तो बेसिकली एक साइको एनालिटिकल थ्योरी है दोस्तों, इसे समझिए। ये बेस्ड है फ्रूडियन कंसेप्ट पे। फ्रूडियन कंसेप्ट किसी से रिलेटेड था, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस नेचर ऑफ पर्सनैलिटी से। तो ह्यूमन बिहेवियर को कहा गया है कि बेसिकली ये आउटकम है हमारा 3 एलिमेंट्स का। तो देखिए आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहला है हमारा कॉन्शियस, दूसरा है प्री कॉन्शियस और तीसरा है दोस्तों अनकॉन्शियस।
तो इसी को मैंने डिवाइड किया है ईगो, सुपर ईगो और आईडी में। तो आईडी जो है दोस्तों वो देखिए किसका पार्ट है, मैंने देखिए डिवाइड भी किया है, बीच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, एक कॉन्शस का और एक अनकॉन्शस का। तो आईडी जो है हमारा वो हमारा पार्ट है अनकॉन्शस वाला का। ईगो जो पार्ट है वो है हमारा प्री कॉन्शस का। प्री कॉन्शस का क्या मतलब हुआ, कॉन्शस विच कीप इन चेक। और सुपर ईगो जो पार्ट है वो भी हमारा किसका है, अनकॉन्शस का पार्ट है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ईगो किसके अंदर आता है, सुपर ईगो किसके अंदर आता है और आईडी किसके अंदर आता है। तो जो नॉर्मल पर्सनैलिटीज होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन है, उनके लिए ये तीन एलिमेंट, देखिए ये तीनों एलिमेंट सभी के अंदर होते हैं, ये आईडी, ईगो और सुपर ईगो। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके लिए तीनों एलिमेंट क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद है दोस्तों हमारा ट्रेट थ्योरी। तो ये था ये जो पहला थ्योरी था, ये बेसिकली पर्सनैलिटी के टाइप, पर्सनैलिटी के थ्योरी हैं। ये जो पहला थ्योरी था ये इसका नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके अनुसार तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है पर्सनैलिटी को। तीन के कंपोनेंट होते हैं, पहला है ईड आईडी, दूसरा है ईगो, तीसरा है हमारा सुपर ईगो। चलिए, और कौन सा कॉन्शस में आता है, कौन सा अनकॉन्शस में आता है, ये यहाँ समझाया गया है। दूसरा थ्योरी है ट्रेट थ्योरी, जिसे हम लोग पर्सनैलिटी थ्योरी भी कहते हैं। ये क्या बिलीव करता है कि ट्रेट्स जो हैं वो एक पर्सन के लिए इनहेरेंट होते हैं। ठीक है, मेनी ट्रेट्स आर कॉमन एंड सम ट्रेट आर यूनिक टू पर्सन। तो बहुत सारे ट्रेट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं सभी में, लेकिन कुछ ट्रेट ऐसे हैं जो कि एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए यूनिक होते हैं। तो उस ट्रेट के बेसिस पे लोगों को एग्रेसिव, सबमिसिव और इंपल्सिव में कैटेगराइज किया गया है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था हमारा ट्रेट थ्योरी। इसके बाद आता है दोस्तों सोशल लर्निंग थ्योरी। तो दोस्तों सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहता है कि जो पर्सनैलिटी है वो आउटकम है हमारा सोशल वेरिएबल का। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम लोग पर्सनैलिटी और ब्रेन में रिलेशन देखते हैं, ब्रेन कैसे अफेक्ट करता है पर्सनैलिटी को। तो देखिए, ब्रेन का जो प्रभाव करता है पर्सनैलिटी को वो दो तरह से करता है। एक है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन, जिसे शॉर्ट में ESB कहते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। और दूसरा है स्प्लिट ब्रेन साइकोलॉजी, जिसे हम लोग SPB कहते हैं। तो देखिए, बेसिकली हमारे ब्रेन का दो हिस्सा है, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक है राइट हेमिस्फीयर। जहाँ तक बात है लेफ्ट हेमिस्फीयर की, वो हमारे राइट साइड को कंट्रोल करता है, अपोजिट है दोस्तों। और जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारे ब्रेन के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो ये दो चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल राइट साइड ऑफ द ब्रेन, वाइल राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। अब जरा बात कर ले लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बारे में। तो जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर को समझते हैं। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या करता है, हमारे ब्रेन के राइट साइड को कंट्रोल करता है। अब देखिए क्या क्या चीज़ कंट्रोल करता है दोस्तों। स्पीच, स्पीच आपका वर्बल में हो, लॉजिकल पार्ट यानी कि मैथमेटिकल, लीनियर, सीक्वेंशियल, कंट्रोल्ड, इंटेलेक्चुअल, एक्टिव, रीडिंग, राइटिंग, ये सभी के सभी चीज़ को हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। चलिए जरा बात कर ले राइट हेमिस्फीयर की। तो वो हमारे ब्रेन के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। जैसे म्यूजिकल, हमारा जो क्रिएटिव पार्ट है ना दोस्तों, वो हमारा राइट हेमिस्फीयर है। हमारा जो भी क्रिएटिव है, जो कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी है वो सभी के सभी राइट हेमिस्फीयर पार्ट में है। और इसमें ये क्या है, कंट्रोल करता है म्यूजिकल, हॉलिस्टिक, आर्टिस्टिक, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फेशियल रिकॉग्निशन को। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को कंपैरिजन कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा ब्रेन साइकोलॉजी से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन को। तो आज के लेक्चर में यही हम लोग समाप्त करते हैं, बाकी मोटिवेशन को अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों जिनको PDF की आवश्यकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए, आपको PDF रेगुलर इंटरवल में मिलता रहेगा। चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों यदि चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।